हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर का मैं पर। तो गाइस आज हम समझने वाले हैं आपकी एमए की यूनिट 3 के कुछ 4 टॉपिक्स जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। ये टॉपिक्स कल आपके एग्जाम में आएंगे और इनमें से 2 टॉपिक जिनका नाम है राइज ऑफ फ्यूडलिज्म और राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपको पढ़ाने के लिए अब एक नया फीचर हमने लॉन्च करने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे पीडीएफ वर्जन। डायरेक्टली हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में आपको पीडीएफ दिखाएंगे, उस पीडीएफ की स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा डायरेक्टली। और इस यूनिट के अंदर आपके 2 ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म। गाइस सपोर्ट कीजिए एंड अपना प्यार देते रहिए और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ डायरेक्टली, क्योंकि टाइम है नहीं, कल एग्जाम है और टाइम वेस्ट कर नहीं सकते बिल्कुल भी। ओके लेट्स गो। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखेंगे पहला टॉपिक हमारा सामंतवाद का उदय। देखो सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है कि राजा द्वारा नियुक्त ऐसे लोग होते हैं जो राजा चॉइस करता है, जिन्हें अपॉइंटमेंट करता है कि जो जनता से कर वसूलते हैं, राजा को सैन्य सहायता देते हैं, राजा के साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं सामंतवाद, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सामंतवाद एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें राजा जमीन अपने भरोसेमंद लोगों को देता था। अर्थात राजा ने जमीन अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को दे दी और उनसे कह दिया कि भाई जाओ और जा करके जनता से कर वसूल लाओ, ठीक है। जनता से कर वसूलो, कुछ सेना रखो, उस सेना का खर्चा भी सामंत उठाएगा। जो सेना सामंत रखेगा उसका खर्चा सामंत उठाएगा और सामंत राजा को आपातकाल यानी इमरजेंसी के टाइम पर उसको अपनी सेना उपलब्ध कराएगा। ये होता है सामंतवाद का काम। और बदले में वे राजा को सैनिक व आर्थिक सहायता देते थे। जैसे लिखा हुआ ना कि राजा को सैनिक और आर्थिक सहायता देते थे और किसान इन सामंतों की ज़मीन पर काम करते थे, ठीक है। सामंतों की ज़मीन होती थी, राजा सामंतों को ज़मीन दे दिया और सामंत की ज़मीन पर किसान काम करेगा। सामंत की विशेषताएं क्या होती हैं, देखो दोस्तों, भूमि पर आधारित समाज व्यवस्था। सामंतों की व्यवस्था क्या होगी, सबसे पहले क्या है, भूमि पर आधारित समाज व्यवस्था। यानी कि जो समाज था, जो पहला समाज था, जो हमारे एंसेंट का समाज था, प्राचीन भारत का समाज था, वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर था। जैसे आज भी बहुत लोग हमारे यहाँ पर कृषि पर निर्भर है, हमारी इकोनॉमी सारी कृषि पर डिपेंड है आज के टाइम। इस तरह से पहले भी हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही निर्भर थी। दूसरी बात, राजा, सामंत और किसान 3 मुख्य वर्ग होते थे इसमें। उस समय 3 ही लोग थे, मुख्य लोग थे। ब्राह्मण भी थे, लेकिन इस चीज़ में सामंतवाद के बीच में ब्राह्मण नहीं आएंगे। यहाँ पर राजा, सामंत और किसान, इन तीनों का ही संबंध था। जैसे कि राजा ने जमीन सामंत को दी, सामंत जमीन किसान को दी, किसान ने जमीन में फसल उगाई तो किसान ने फसल उगाया, टैक्स भरा सामंत को, सामंत ने सारा पैसा इकट्ठा किया और दे दिया राजा को। मतलब कि लास्ट में लौट के वही आना है, ठीक है। नेक्स्ट है किसानों से कर व श्रम लेना। किसका काम था, सामंत का काम था। सामंत किसानों से कर और श्रम लेता था, यानी कि काम कराता था उनसे। दूसरी बात, सामंतों की अपने इलाकों में ताकत होती थी। जो सामंत है भाई उसके पास सेना भी है, पैसा भी बहुत है, तो इसके पास अब जैसे कि आईएएस लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, पावर भी होती है, तो उनके पावर तो उनको ऑटोमेटिकली होगी। तो सिंपल सी बात हो गई कि सामंत के पास पैसा भी होगा, ताकत भी होगी, ठीक है। सुरक्षा के बदले वफादारी का संबंध। सुरक्षा के बदले वफादारी का संबंध यानी कि अगर राजा अपनी ज़मीन सामंतों को देगा तो सामंतों से कहेगा कि वफादारी के साथ में आप मेरे साथ रहोगे। यानी कि अगर मुझे सेना की ज़रूरत पड़ी, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आप सामंत हैं, आप मुझे पैसे देंगे, ठीक है। दूसरी बात है पूंजीवाद का उदय। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूंजीवाद। ये सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक है। पूंजीवाद है प्रणाली जहाँ उत्पादन के साधन निजी लोगों के पास होते हैं और मुनाफा कमाना प्रमुख लक्ष्य होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, पूंजीवाद का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर जो उत्पादन है, अर्थात जो फैक्ट्री हैं, कंपनी है, ठीक है, या फिर जो संस्थाएं हैं वो सरकारी नहीं होंगी, वो प्राइवेट होंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में होंगे। जैसे आज के टाइम में रेलवे प्राइवेट हो रही है। तो इस तरह से पूंजीवाद में हर एक चीज़, हर एक कारखाना, हर एक फैक्ट्री, हर एक कंपनी क्या होगी, प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी काम जो होगा वो होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। कौन सी कंपनी चाहेगी कि हमें नुकसान हो, प्रॉफिट ना हो। तो ऐसे होता है कि प्राइवेटाइजेशन में, पूंजीवाद में क्या होता है कि सबसे मुख्य होता है मुनाफा कमाना। मुख्य विशेषता क्या होती है इसकी, सिंपल सी बात, निजी संपत्ति का अधिकार। जैसे कि भारत में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया, लेकिन
यहाँ पर होता है निजी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, कि अपनी आपके पास जितनी संपत्ति है खूब संपत्ति बढ़ाओ, अपनी खूब बढ़ाई जाओ, रात क्या बोलते हैं, दिन दोनी और रात चौगुनी करो, दिन दोगुनी रात चौगुनी, ठीक है। इस तरह से आता है मुनाफे की प्रेरणा, मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा, अर्थात जहाँ पूंजीवाद होता है वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं और प्राइवेट कंपनियाँ एक दूसरे से क्या करती हैं, कंपटीशन करती हैं कि उसका माल उससे अच्छा, उसका माल उससे अच्छा, उसकी कीमत उससे बढ़िया, ठीक है। और श्रमिक और मालिक वर्ग का विकास, यहाँ पर दो ही लोगों का विकास होता है, एक तो जो सामान को बनाता है उसका, और जो सामान बनवाता है उसका। बाकी जो लोग खरीदते हैं ना, अपन लोग खरीदेंगे, अपना कोई फ़ायदा नहीं होगा पूंजीवाद में, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनका वो फ़ायदा होगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, बैंकिंग, व्यापार और उद्योगों का विस्तार, यानी क्या, बैंकिंग, व्यापार और उद्योगों का विस्तार। देखो इस सिंपल सी बात है, जब पूंजीवाद बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो बैंक खुलेंगी, बैंक खुलेंगी तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो उद्योग यानी कि फैक्ट्री तो लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है। तीसरा है साम्राज्यवाद का उदय, राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म, इसको भी पढ़ लेना। साम्राज्यवाद तो बहुत जरूरी होता है, भारत के अंदर साम्राज्यवाद बहुत टाइम होता हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आएगा नहीं इतना ज़्यादा भाई, क्वेश्चन जो आएगा आपका पूंजीवाद और सामंतवाद पे ही आएगा, जो मोस्टली आएगा, लेकिन फिर भी साम्राज्यवाद को पढ़ना, साम्राज्यवाद को अच्छे से। देखो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई ताकतवर देश दूसरे कमजोर देशों पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण थोपता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने हम गुलाम बनाई, तो ब्रिटेन ने क्या काम किया, अपनी शक्ति को हमारे ऊपर उपयोग किया, और हम कमजोर थे तो हमको गुलाम बना लिया अपना। ऐसे ही विभिन्न देशों ने एक दूसरे देशों को गुलाम बनाया, जैसे ब्रिटेन ने गुलाम बनाया है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, इन देशों ने, इटली है, इन सब देशों ने क्या, जो दूसरे देश थे उन्हें गुलाम बनाया था अपना, ठीक है। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, उपनिवेशों की स्थापना, यानी कि जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अर्थात जो ताकतवर देश दूसरे देश को अपना गुलाम बनाएगा हम उसके उपनिवेश कहलाएंगे। जैसे कि हम ब्रिटेन ने हमको गुलाम बनाया, भारत को गुलाम बनाया, तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ठीक है। दूसरा है इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अर्थात क्या होता हो, कहते हैं ना कि अपना पैसा अपना ही होता है, और अपनी सोच अपनी होती है, अपना सामान अपना समान होता है। उसी तरह से मान लीजिए ब्रिटेन ने भारत में आकर हमको गुलाम बना लिया, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, सड़कें हैं, जो हमारा जलवायु है, सबको क्या करेगा, दोहन करेगा, गलत उपयोग करेगा उनका। उसे क्या, उसका प्रॉफिट है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है इस देश से, ठीक है। जैसे कि 44 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ब्रिटेन ने भारत से कमा चुका था, ठीक है। 44 लाख करोड़ से संपत्ति ब्रिटेन भारत से ले आ चुका था। तो यही होता है प्राकृतिक संसाधनों दोहन। अगला है विदेशी संस्कृति प्रभुत्व, जैसे कि हमारे यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो सब क्या है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या बोलते थे, छोटे कपड़े पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, ठीक है, और इंग्लिश बोलते थे, तो उसी का प्रभाव, उनकी संस्कृति प्रभाव हमारे देश में पड़ गया। और प्रभाव क्या पड़ा कि हम लोग भी फैशन करने लगे, ठीक है। और कहते हैं कि फैशन में गारंटी कोई योजना, मतलब कहते हैं अगर गारंटी, पता नहीं क्या बोलते हैं, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। सेना और तकनीक का उपयोग, क्या होता है यहाँ पर, सेना और तकनीक का उपयोग, दो चीज़ हैं यहाँ पर। ब्रिटेन ने हमारे देश में क्या काम किया, सेना का उपयोग किया, हमारे जो लोग को पीटा था 1857 रेवोल्यूशन में, सेना का उपयोग किया और तकनीक का उपयोग किया। तकनीक का उपयोग कैसे किया, फैक्ट्रियाँ लगाई भारत के अंदर, रेल बनाई भारत के अंदर। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी, मुंबई और थाने के बीच चली थी, जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने चलवाई थी, ठीक है। और स्वदेशी अर्थव्यवस्था का ह्रास, देखो सो इसमें क्या होता है कि हमारे देश के जो व्यवसाय हैं, जो फैक्ट्री उद्योग हैं, वो बंद हो जाएंगी, और जो ब्रिटेन की कंपनी है वो चालू हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था उसका वो तो खत्म हो जाएगी, और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था वो उठती चली जाएगी, ठीक है। अगला है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद मतलब कि भगत सिंह बन जाओ आप, ठीक है। यहाँ पर भगत सिंह मतलब देशभक्ति, ठीक है। कैसा करना है कि राष्ट्रवाद भावना है जिसमें लोग साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और भूगोल के आधार पर एक राष्ट्र की भावना रखते हैं। अर्थात जब हम अपने देश से एकता रखते हैं, भाषा, अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति, अपने देश का इतिहास और भूगोल सभी का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो कहलाती है राष्ट्रवाद, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, पहली विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है राष्ट्रीय एकता की भावना। आप में अगर एकता है तो आप राष्ट्रवादी हो,
स्वतंत्रता की इच्छा, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि हम स्वतंत्र, हमारा देश स्वतंत्र रहे, फ्रीडम रहे, हमारे देश में आज़ादी रहे, लोगों को हर चीज़ की आज़ादी रहे, तो वो हम आप राष्ट्रवादी हो। उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन, अर्थात उपनिवेश मतलब कि गुलामी के खिलाफ, हम किसी गुलाम न रहें। मैंने बताया ऊपर बताया था ना कि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो उपनिवेशवाद के खिलाफ, यानी कि हम किसी का उपनिवेश नहीं है, वी आर अ फ्री कंट्री, हम एक आज़ाद देश हैं, ठीक है। और आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण, मतलब कि जो आज के समय तकनीकी विकास है भारत के अंदर, ठीक है, और जो आज के अंदर आधुनिक राष्ट्र बन रहे हैं और आधुनिक हथियार आ रहे हैं, आधुनिक तकनीकी आ रही हैं, आधुनिक बीजारोपण, आधुनिक कृषि, हर चीज़ का हमारे देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिकरण हो, ठीक है। और अंतिम पॉइंट है इसमें क्रांति और एकता की प्रेरणा, अर्थात जब भी कुछ गलत देखो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो, ठीक है, और एक रहो। यही होता है हमारा क्या, राष्ट्रवाद। तो गाइज देखो, आप सब समझ चुके हो, मोटा एक बार समझा देता हूँ फिर से। सामंतवाद, राजा के द्वारा नियुक्त लोग जो किसानों से कर और श्रम लेते थे, वो क्या सामंतवाद कहलाते थे। पूंजीवाद, जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट हो, निजीकरण हो, और जहाँ लाभ कमाना मुख्य कार्य हो, ठीक है। साम्राज्यवाद, ताकतवर देश द्वारा कमज़ोर देश को हथियार लेना या फिर उसका कब्जा कर लेना। और राष्ट्रवाद, अपने देश की आर्थिक भूगोल, इतिहास, संस्कृति आदि का सम्मान करना, ठीक है, वही कहता राष्ट्रवाद कहलाता है। हो गया। अब गाइज, अब देखिए